प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं मनीष शर्मा मैथ के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसे कि बच्चों आप सब जानते हो, हम चर्चा कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी के ऊपर। और बच्चों प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको जो आपकी एक्सरसाइज 16.3 है उसके कुछ क्वेश्चन सोल्व करवाए थे। तो ये बच्चों आज कुछ नए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, लेकिन उससे पहले जो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 6 करवाया था, एक बार उसकी कंडीशन मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको, ठीक है। कुछ बच्चों को हो सकता है उसमें डाउट रहा होगा, क्योंकि बच्चों को वो क्वेश्चन ही ऐसा है जिसके अंदर केस बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो एक बार उस क्वेश्चन को पहले रिपीट करते हैं और उसके बाद नए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो बच्चों 6 था, उसकी लैंग्वेज में पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। ये क्या कह रहा है कि ए लेबोरेटरी ब्लड टेस्ट इज 99% इफेक्टिव इन डिटेक्टिंग ए सर्टेन डिजीज व्हेन इट इज फैक्ट। यानी कोई भी लेबोरेटरी में जब आप ब्लड टेस्ट करवाते हो तो उसमें जो टेस्ट है वो 99% सही होता है। इफेक्टिव होने का मतलब है कि वो टेस्ट सही हुआ कब, जब वो डिजीज एक्चुअली में है। तो जो डिजीज के यदि वो पॉजिटिव है कोई कैंडिडेट, मान लीजिए आपने कोई कैंडिडेट लिया, भाई आपको देखते तो नहीं पता चल जाता ना कि भाई वो उस व्यक्ति की वो डिजीज है या नहीं है। पता कैसे चलेगा? टेस्ट से। तो जब आप टेस्ट करवाते हो तो 99% केस में हमें ये पता चलता है कि उसके वो डिजीज है, यानी टेस्ट सही होता है। लेकिन कई बार मान लो मशीन ख़राब हो गई या कोई भी रीजन से, तो वहाँ पे ब्लड टेस्ट गलत रिपोर्ट आ जाती है और आपको ये पता चलता है कि भी 1% केस ऐसे होते हैं जहाँ पे वो नेगेटिव है। अब आपको इसे टेस्ट का मतलब, क्योंकि जो हम जो रिजल्ट बताते हैं भी कोई भी ट्रीटमेंट हो वो टेस्ट के ऊपर बेस्ड दिया जाता है। यानी अब ये पता चल जाता है कि भाई यदि टेस्ट में ये आता है डिजीज पॉजिटिव है तो वो उसके अकॉर्डिंग भी मेडिसिन देगा ना डॉक्टर। तो टेस्ट होना एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। हम सीधा जज नहीं कर सकते किसी को भी वो डिजीज है या नहीं, आप टेस्ट के बाद ही बताओगे। तो ये क्या कह रहा है कि जब वो डिजीज पॉजिटिव है ना उस व्यक्ति के, तब ये केस है। आगे क्या है? ये कह रहे हैं हाउएवर द टेस्ट आल्सो यील्ड ए फॉल्स पॉजिटिव। फॉल्स पॉजिटिव मतलब झूठा रिजल्ट बता रहा है, वो गलत रिजल्ट। फॉल्स पॉजिटिव यानी गलत, झूठा पॉजिटिव बता रहा है, यानी डिजीज है ही नहीं फिर भी वो पॉजिटिव बता रहे हैं। कब? रिजल्ट फॉर 0.5% ऑफ द हेल्दी पर्सन टेस्टेड। यानी ये क्या कहता है कि जब आपने किसी ऐसे व्यक्ति को लिया जिसके वो डिजीज है ही नहीं, लेकिन जब हमने उसका टेस्ट करवाया तो हमारे पास ये आया कि 0.5% टाइम टेस्ट क्या होता है, गलत होता है। तो बच्चों आप खुद सोचिए, यदि मान लीजिए किसी व्यक्ति की कोई डिजीज है ही नहीं और फिर उसका टेस्ट गलत हो गया, मतलब क्या हुआ? टेस्ट की रिपोर्ट में आएगी कि वो डिजीज है, ठीक है। तो 0.5% केस यानी 5/1000 केस में पॉजिटिव। आपको सर इससे क्या हुआ? नहीं बच्चों, मान लीजिए वो एक्चुअली में वो डिजीज उसके नहीं है, लेकिन टेस्ट में आने का मतलब क्या हो जाएगा? थोड़ा सा भी सिम्टम है, कोई लक्षण है उसके वो उस डिजीज का, तो भी हम तो एक बार ये मानेंगे ना भी उसके वो डिजीज है। तो बच गए कितने? 995/1000 के हम ये पता चलेगा कि वो डिजीज नहीं है, ठीक है। अब बच्चों के इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना। ये कह रहे हैं कि इफ़ 0.1% ऑफ द पॉपुलेशन एक्चुअली हैज़ द डिजीज। यानी ये क्या कह रहा है कि भी जो भी गांव की, आप जो भी सिटी लिया, आपने विलेज लिया है, उसकी जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें से 0.1% के वो डिजीज है। यानी जो पॉजिटिव केस हैं वो है 0.1%, यानी 1/1000। यानी यदि उस गांव में 1000 में से एक के वो डिजीज मिलेगी, जैसे मान लो 10 जा रहे हैं तो 10 बंदे पॉजिटिव मिल जाएंगे आपको। 1 लाख है तो 100 व्यक्ति पॉजिटिव है, कुछ ऐसा, ठीक है। तो बाकी बचे हुए जो 999 केस हैं वो क्या हैं? नेगेटिव मिलेंगे आपको। ये डाटा आपको दिया हुआ है। अब आगे क्या पूछ रही है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन हैज़ द गिवन दैट हिज टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव। यानी ये प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है कि जो टेस्ट है वो जो पॉजिटिव बता रहा है वो एक्चुअली में भी पॉजिटिव हो, ठीक है। तो एक्चुअली में तो पॉजिटिव हमें यहाँ से पता चल रहा है। इस केस में एक्चुअली में पॉजिटिव होगा, भाई टेस्ट पॉजिटिव है लेकिन एक्चुअली में भी वो पॉजिटिव होना चाहिए, वास्तविकता में वो रोगी होना चाहिए,
तो इसी केस में है ना वो, कोई बच्चा कहेगा सर यहाँ पे भी तो पॉजिटिव दिखा रहे हैं, लेकिन बच्चों वास्तविकता में तो वो नेगेटिव हो, तो जांच गलत हुई उसकी, तब हमें पता चला कि वो पॉजिटिव है, हकीकत में तो वो पॉजिटिव नहीं था। तो ये केस आएगा यहाँ पे। कोई बच्चा यदि ये ले रहा है कि सर यहाँ पे भी पॉजिटिव है, तो बच्चों ये पॉजिटिव टेस्ट में आया है, हकीकत में नहीं है, वास्तविकता में तो नहीं है। हाँ, लेकिन यहाँ पे जो पॉजिटिव आया वो रियल में पॉजिटिव है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, टेस्ट देखोगे, किसी व्यक्ति को चुनोगे? सबसे पहले आप क्या करोगे भी, सीधा टेस्ट देख के डिसाइड कर लोगे कि हाँ ये रिपोर्ट इस व्यक्ति की है। पहले व्यक्ति को चुना जाता है, उसका टेस्ट करवाया जाएगा। बात समझ आ रही है भाई? आप क्या करोगे कि भाई ये थोड़ी ना कि भाई मैंने कोई रिपोर्ट देखी, हाँ ये रिपोर्ट पॉजिटिव है तो ये इस व्यक्ति की होगी, देख के तो मैं नहीं बता सकता। पहले व्यक्ति चुना जाएगा, फिर उसके बाद टेस्ट होगा। तो पहले हम यहाँ से व्यक्ति चुनेंगे। तो E1 तो मैंने मान लिया जो D पॉजिटिव है एक्चुअली में, E2 मैंने मान लिया जो एक्चुअली में नेगेटिव है। तो PE1 क्या हो जाएंगे बच्चों, 1/1000 और PE2 हो जाएगा 999/1000। ठीक है। अब आफ्टर टेस्ट पॉजिटिव जो आया उसको मैंने E माना, जो आफ्टर टेस्ट जो आया इसमें तो आया 99/100, और अब इस कंडीशन में जो पॉजिटिव आए हैं वो है 5/1000। ठीक है, बस समझ आ गई भाई? आपने यदि चुना इनमें से तो पॉजिटिव आने की केस संभावना इतनी है, यहाँ से चुना तो पॉजिटिव आने की संभावना इतनी है। क्लियर हो गए? अब ये कह रहा है एक्चुअली में पॉजिटिव तो ये केस है, तो आपको फॉर्मूला लगाना है PE1/E का। तो क्या आ जाएगा, PE/E1 नीचे आ जाएगा PE1 PE/E1 प्लस PE2 PE/E2। ये बच्चों आपके केस आ गई। अब आपका काम क्या बच जाता है? आपका काम सिर्फ और सिर्फ इतना रह जाता है कि यहाँ पे वैल्यू पुट करो और इसे सोल्व करो। ठीक है, कर सकते हो बच्चों। मुझे लगा कि ये क्वेश्चन ऐसा है जहाँ पे आपको दोबारा बताना था, क्योंकि इसकी केस कुछ ऐसे पेचीदा हैं, थोड़े उलझी हुई कहानी है इस क्वेश्चन की, जहाँ पे आपको कंडीशन में थोड़ी दिक्कत आती, क्योंकि यहाँ पे इन दो वैल्यूज का कोई यूज नहीं है, लेकिन दी गई। ठीक है, तो बच्चों थोड़ा सा उस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग चलो आप। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी यही कहा था कि क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है उसके अकॉर्डिंग चलो, एक्स्ट्रा मत जाओ, अलग मत जाओ। ये जो कह रहा है कि भाई हाँ ये किया तो वो इसके अकॉर्डिंग करते जाओ, जो पहले किया वो E1, यदि वो उसके बाद जो उसके रिजल्ट है वो E/E1। ठीक है, तो बच्चों क्लियर हो गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। देखो क्वेश्चन है कि ऑफ द स्टूडेंट इन ए कॉलेज, यानी कोई कॉलेज है जिसके स्टूडेंट जो आपको दिए गए हैं, इट इज़ नोन दैट 60% रिसाइड इन ए हॉस्टल, यानी कॉलेज के जितने भी स्टूडेंट हैं उनमें से 60% जो हैं वो हॉस्टल में रहते हैं। ठीक है, एंड 40% आर डे स्कॉलर, यानी बाकी जो 40% है वो हॉस्टल में नहीं रहते। क्वेश्चन की लैंग्वेज इतनी समझ आई? क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि एक कॉलेज के जितने भी स्टूडेंट हैं, मान लो 100 मान लो चलो, उनमें से 60% यानी जो 60 स्टूडेंट है वो हॉस्टल में रहते हैं और जो 40 है वो हॉस्टल में नहीं रहते हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर रिजल्ट रिपोर्ट दैट, यानी जो पिछले साल का जो रिजल्ट है उससे हमें क्या पता चलता है कि 30% ऑफ ऑल स्टूडेंट वो रिसाइड इन हॉस्टल अटेन ए ग्रेड, यानी ये क्या कह रहा है कि जो हॉस्टल में जो बच्चे रहते हैं उनका जो 30% है, यानी उनके जो 30% स्टूडेंट हैं उन्होंने एग्जाम में कौन सा ग्रेड लिया? ए ग्रेड लिया। बात समझ आ गई? यानी पहले तो क्या है, एक कॉलेज है, उसके टोटल जितने भी स्टूडेंट हैं उनमें 60% तो है हॉस्टल में रहने वाले और 40% है हॉस्टल में नहीं रहने वाले, बाहर कहीं भी रहे। ठीक है, अब ये कह रहे हैं जो हॉस्टल में रहने वाले हैं उन 60 के 30%, 60 का 30% है, ठीक है, टोटल 30% नहीं है, उन्होंने क्या लिया? ए ग्रेड लिया। और 20% ऑफ डे स्कॉलर अटेंड ए ग्रेड दे रहने वाले एग्जामिनेशन, और जो दूसरे बच्चे हैं जो हॉस्टल में नहीं रह रहे उनमें से जो 20% बच्चे हैं उन्होंने ए ग्रेड लिया। ठीक है, तो
तो एक बात तो सबसे पहले आप ग्रेड देखो या पहले बच्चे को चुनोगे, ये बताओ। ये क्वेश्चन की अगर लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हम चले तो सबसे पहले आप ग्रेड देख के बच्चे को चुनोगे या बच्चे को देखकर उसका रिजल्ट चेक किया जाता है? रिजल्ट देखकर कभी स्टूडेंट को निर्धारित नहीं किया जा सकता, स्टूडेंट को लेकर उसका रिजल्ट देखा जाएगा। तो सबसे पहले तो हम स्टूडेंट को चुनेंगे। अब वो हॉस्टल वाला है या बाहर वाला, वो केस हॉस्टल वाला है तो ए ग्रेड की क्या कंडीशन है, बाहर वाला है तो ए ग्रेड की क्या कंडीशन है। बाकी मैं लैंग्वेज पढ़ूँ, सुनिए। एट द एंड ऑफ द ईयर वन स्टूडेंट इज चूजन एट रैंडम, यानी किसी एक बच्चे को चुना गया। ये कह रहा है बच्चे को चुना है, ये नहीं कह रहा कहाँ से चुना है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे ना कि वो बच्चा हॉस्टल वाला है या बाहर वाला है, ठीक है। रैंडम फ्रॉम द कॉलेज एंड ही हैज एन ए ग्रेड, फिर उसका ए ग्रेड है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट इज ए हॉस्टलर, क्योंकि हॉस्टल का रहने वाला है तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो देखिए बच्चों, इसकी कंडीशन बना रहा हूँ, बाकी सोल्व करना आपका काम रहेगा। तो ये क्या कह रहा है, जैसे बच्चों मैंने E1 का मान लिया हॉस्टलर, ठीक है। और E2 को जो बच्चों मैंने नाम दे दिया यहाँ पे, अदर कोई भी जगह मान लो जो हॉस्टल में नहीं रहते हैं, अदर कहीं भी रहने वाले, ठीक है। बस समझ आ गई बच्चों। भाई E1 मैंने दो केस ले लिए, E1 और E2। E1 मैंने क्या नाम दिया, मैंने उन बच्चों को लिया जो हॉस्टल में रहते हैं, और E2 मैं उन बच्चों को ले रहा हूँ जो हॉस्टल में नहीं रहते, यानी अगर कहीं भी रहे हो। तो टोटल जो स्टूडेंट है उसका 60% है वो हॉस्टल में रहने वाले हैं, 3/5, ठीक है। और जो टोटल स्टूडेंट है उनका जो 40% है वो हॉस्टल में नहीं रहने वाले हैं, 2/5। अब ये क्या कह रहे हैं कि सबसे पहले आपने एक स्टूडेंट को चुना, अब वो यहाँ से है या यहाँ से ये नहीं पता, लेकिन उसका ए ग्रेड है। तो अब इसने क्या कंडीशन दी है, ई का मतलब है ए ग्रेड जिसका है वो स्टूडेंट। तो यदि वो हॉस्टल वाला है तो उसके ए ग्रेड में होने के चांसेज हैं 30%/100 यानी 3/10। और यदि वो बाहर वाला है, हॉस्टल का नहीं है, तो उसका ए ग्रेड आने का चांस है 20/2/10। बात समझ आ गई? कोई डाउट है भाई? यदि ए ग्रेड देखना है, हमें तो सिर्फ ए ग्रेड वाला स्टूडेंट मिला है, लेकिन हमें ये क्या थोड़ी ना पता कि वो कौन सा है। तो भाई यहाँ वाला स्टूडेंट लिया तो ये संभावना, और ये यहाँ वाला लिया तो ये। अब वो पूछ रहा है कि इसकी क्या प्रोबेबिलिटी कि वो हॉस्टलर है, तो हॉस्टलर होने के केस E1 है, तो आपको क्या चाहिए, P(E1/E). तो रिजल्ट के अकॉर्डिंग बच्चों आ जाएगा P(E1), P(E/E1), P(E1), P(E/E1) प्लस और आ जाएगा P(E2), P(E/E2), ठीक है। ये वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? इसके बाद अब आपका काम क्या होगा, आपका काम सिर्फ इतना है, वैल्यू पुट करो और सॉल्व करो। वैल्यू पुट कर सकते हो, कोई डाउट तो नहीं रहेगा ना, वैल्यू में सारी लिखी हुई है। तो अब बताओ बच्चों, जो 16.3 उसके क्वेश्चन करने की जो प्रोसेस है वो समझ आई या नहीं है? बार बार देखने में ये आता है कि बच्चों के जब क्वेश्चन करवाए जाते हैं तब तो वो कोई दिक्कत नहीं है कि हाँ समझ आ जाता है, लेकिन जब खुद अपने आप प्रैक्टिस करते हैं तो कंडीशन। तो मैं आपको बार बार ये कि एक बात कह रहा हूँ, आप क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग चलो। जो डेटा दिया गया पहले उन डेटा को लिखो। भाई डेटा तो मेरे पास तो 4 ही थे क्वेश्चन में, उनको एक बार अलग अलग दे दो। फिर ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है हॉस्टल में रहने वाले को, तो हॉस्टल में रहने वाले को नाम दे दिया। E1 E2 आपको प्रॉब्लम रहती है, तो आपको मैंने क्लियर देखो, सबसे पहले तो मैंने ये बताया था कि P(E1), P(E2), P(E3) ये कोई भी केस हो उनका योग हमेशा 1 होता है। आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था जब मैंने बेस थ्योरम बताई थी, इस तरीके से जो P(En) जाएगा उनका योग 1 होगा। अब कईयों की कन्फ्यूजन है, नीचे वाला या ऊपर वाला, योग करके देख लो। यदि दोनों का सम 1 है तो वो E1 E2 है, बाकी दूसरे, ठीक है। बाकी जो पहले हो वो E1 E2 हैं, जो बाद में हो। तो सबसे पहले तो ये कह रहा है कि हॉस्टल के स्टूडेंट की केस दिया है, उसके बाद जो उनके ए ग्रेड देखा है ना उसने,
तो उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट बनाओ। ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो आप ट्राई करके देखोगे। क्वेश्चन नंबर जो 9 है बच्चों वो मैं आपको सोल्व करवा रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 आप ट्राई करके देखो बच्चों अपने आप, और क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो मैं सोल्व करवा रहा हूँ। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, सारी वैल्यू आपको डायरेक्टली दी हुई है, तो आपको बस सिंपल सी प्रोसेस है वो फॉलो करनी है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 में कुछ ऐसी एक बात है जो आपको समझानी ज़रूरी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों पढ़ो, मेरे ध्यान में सुनो। क्वेश्चन नंबर 9 है कि इन आंसरिंग ए क्वेश्चन ऑन ए मल्टीपल चॉइस टेस्ट, यानी एक बहुविकल्पीय कोई टेस्ट हो रहा है। ठीक है, उसके अंदर क्या है, ए स्टूडेंट यानी कोई भी स्टूडेंट दो कंडीशन इधर नोज द आंसर और गेसेज। नहीं, मान लो एक बात है बच्चों, यदि आपके पास कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है, यानी जिसके 4 ऑप्शन होते हैं, आपने नहीं पढ़े ऐसे ABCD, उनमें से एक को टिक करना होता है, तो दो तरीके से आप आंसर, या तो भी आप उस आंसर जानते हो, मान लो आप आंसर कर देते हो, क्या होता है, या तो आप को आंसर पता होगा तो आप उस पर टिक कर दोगे, या आप क्या करते हो, अनुमान नहीं लगाते, एक तरीके से जिसे तुक्का लगाना कहते हो, भाई आपको लगता है भाई A हो सकता है, B हो सकता है, C या D, जिस पे आप अनुमान, तो दो केस करता है वो, गेस करता है और नोज। तो दो कंडीशन है भाई, या तो वो आंसर जानता है, ये कंडीशन है, या वो क्या करेगा, गेस करेगा, अनुमान लगाएगा। ठीक है, अब मुझे ये नहीं पता, चलो मैं इतनी लिखी एक बार, बाकी बात नहीं बातें। आगे ये क्या कह रहा है कि और गेसेज 3/4 द प्रोबेबिलिटी दैट द नोज द आंसर एंड 1/4 प्रोबेबिलिटी द गेसेज, यानी यदि वो आंसर को जानता है तो इसकी प्रोबेबिलिटी तो 3/4 है, और वो गेस करता है तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/4 है। तो पहले यही दिया हुआ है, तो इनका योग भी एक है, तो ये E1 और ये E2, लेकिन फिर भी अभी कन्फ्यूजन है, तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, हम एक बार इसको E1 E2 का कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। बाकी बात तो समझ आ गई होगी। भी क्वेश्चन दिया गया है, आपको क्या करना है, भी कोई स्टूडेंट है, दो कंडीशन होगी, या तो वो आंसर जानता है उसका, या वो उसका अनुमान लगाएगा। यदि वो उसको उत्तर पता है तो प्रोबेबिलिटी 3/4 है, और अनुमान लगाने की उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/4। ठीक है, आगे ये क्या कह रहा है, आगे ये कह रहा है एज्यूमिंग दैट स्टूडेंट हु गेस द आंसर विल बी करेक्ट विद प्रोबेबिलिटी 1/4। ये कह रहा है कि एज्यूम कीजिए कि यदि मान लीजिए कि जो स्टूडेंट है उसने उसका आंसर जो टिक किया है वो गेस करके, यानी अनुमान लगा कर किया है, इसको पता नहीं था, उसने एक अनुमान लगाया, कैलकुलेशन जो भी उसके अकॉर्डिंग हुई, उसने मान लो कोई भी ऑप्शन टिक कर दिया, तब वो आंसर करेक्ट होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो है 1/4। तो E का मतलब है करेक्ट आंसर, यहाँ पे हमने लिया है। अब आप बताओ, पहले आंसर चेक करोगे फिर ये देखोगे क्या कि भी अनुमान लगाता है कोई, ये तो नहीं होता। पहले तो आप एग्जाम करोगे तो पहले क्या होगा, अनुमान लगा के टिक ही करोगे ना, उसके बाद एग्जामिनर चेक करेगा कि वो सही है या गलत। बात समझ आ रही है? तो पहले ये काम होगा, बाद में ये होगा। ठीक है, या पहले एग्जामिनर चेक करेगा सही या गलत, बाद में ये देखते हैं भी आप अनुमान लगा के भरोगे, ये तो हो ही नहीं सकता। भी पहले आपका पेपर होगा, आप उसके अंदर क्या करोगे, क्वेश्चन को टिक करोगे, चाहे वो आपने पता हो या गेस किया हो, उसके बाद एग्जामिनर चेक करेगा, फिर वो बताएगा भी वो करेक्ट है या नहीं। तो पहले ये प्रोसेस हुई है, सर ये E/E2 आएगा बच्चों, क्योंकि गेस करने पर है। E/E1 बच्चों दिया हुआ नहीं है, इस वजह से इस क्वेश्चन को किया है। E/E1 दिया हुआ नहीं है, तो क्या आप मुझे बता सकते हो E/E1 क्या हो सकता है? क्या आप खुद माइंड लगा के बता सकते हो E/E1 क्या हो सकता है? दिया हुआ नहीं है, तो यहाँ पे बच्चों जो E/E1 है वो होगा 1। क्यों होगा? क्योंकि ये कह रहा है कि उत्तर जानते हो, तो यदि आपको आंसर पता है तो आपका जो रिजल्ट वो सही होगा या गलत होगा? तब तो 100% सही होगा। मान लीजिए कोई क्वेश्चन मुझसे पूछा जाता है, उसके 4 ऑप्शन है और मुझे पता है कि C ऑप्शन करेक्ट है, मुझे ये पता है, अनुमान नहीं लगा रहा हूँ, मुझे पता है, तो मेरा जो आंसर है वो क्या होगा? 100% सही होगा, गलत होने का तो कोई चांस ही नहीं है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी। क्वेश्चन में दी भी नहीं है, लेकिन ये आपके माइंड के ऊपर बेस्ड है। बात समझ आ गई? अब बताओ बच्चों, आप खुद सोचो, मान लो पेपर में कोई क्वेश्चन आया,
आपको वो आता है अच्छी तरीके से, तो क्या वो गलत होगा? वो गलत हो ही नहीं सकता, वो हमेशा सही रहेगा आपके लिए। आप उसको हमेशा सही करोगे। यदि मान लो वो 5 मार्क्स का है तो 5 मिलेंगे, 1 नंबर का तो 1 मिलेगा, वो आप पे डिपेंड है, पक्का सही होगा ना। बस समझ आ गई होगी। अब वो क्या कह रहा है आगे आगे वो ये बोल रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट नोज द आंसर एंड गिव ही आंसर करेक्टली। यानी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, कब? जब उसने आंसर सही दिया है और वो उसका उत्तर जानता है। तो ये कैसा आ गया ना। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बच्चों आप चलोगे Pe1 अपॉन ई, Pe1 Pe अपॉन E1, नीचे क्या आ जाएगा Pe1 Pe अपॉन E1 प्लस Pe2 Pe अपॉन E2। और ये आपके आगे फॉर्मूला तैयार है। अब आपका काम क्या है बच्चों, फॉर्मूले में वैल्यू को रखो और सोल्व करो, कर लोगे। और मेरे सबसे ज़्यादा वैल्यू भी टफ नहीं है, सिंपल वैल्यूज हैं, आप आसानी से इनको सोल्व कर सकते हो। बात समझ आ गई बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों पढ़ रहा हूँ, सॉरी 9 से 10। ये क्या कह रहे हैं, सपोज दैट 5% ऑफ मैन एंड 0.25% ऑफ वुमेन हैव ग्रे हेयर। यानी 5% और 0.25, 5% और 0.25%, ये कह रहे हैं मैन और वुमेन। क्या कह रहे हैं कि टोटल जो होते हैं मैन और वुमेन, आदमी और औरत, कि उनमें से जो 5% है उनके बाल सफ़ेद मिलेंगे आपको, और वुमेन में 0.25% केस में आपको उनके बाल क्या मिलेंगे, सफ़ेद मिलेंगे। ग्रे हेयर का मतलब सफ़ेद बाल हैं, ठीक है। फिर क्या है, एक ग्रे हेयर पर्सन इज सिलेक्टेड एट रैंडम। तो सबसे पहले क्या किया, एक ग्रे हेयर, एक सफ़ेद बाल वाले व्यक्ति को चुना गया। तो इसने ये कहा है क्या कि आपने मैन को चुना या वुमेन को चुना? सफ़ेद बाल वाले व्यक्ति को चुना, बाद में देखा वो आदमी है या औरत है, मैन है या वुमेन है। बात समझ आ रही है भाई। ये क्या कह रहा है कि पहले आपने एक सफ़ेद बाल वाले व्यक्ति को चुना। ये अपन को सिर्फ सफ़ेद वाले व्यक्ति का मतलब है, मैन और वुमेन से कोई मतलब नहीं है, मेल हो या फीमेल हो, ठीक है। हाँ, लेकिन मेल चुना है तो ये कैसे होना चाहिए, वो फीमेल है तो वो। आगे क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस पर्सन इज बीइंग मेल। बात समझ में आ गई। यानी क्या प्रोबेबिलिटी, वो मेल होगा। तो यानी आपको मान लो सिर्फ बाल दिखाई दें, आपको देख कर ही ना पता चले भी वो मेल है या फीमेल है, तब सफ़ेद बाल होने चाहिए और वो मेल होना चाहिए। आगे दिया है देखो और क्वेश्चन, एज्यूम दैट द इक्वल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल। ये बात आ गई, यानी मेल और फीमेल इक्वल नंबर में है। यानी जो P ऑफ E1 1/2 होगी और PE2 भी 1/2 होगी, क्योंकि पहले आप व्यक्ति को चुनोगे, उसके बाद ये चेक करोगे वो मेल है या फीमेल है, क्योंकि तब ये चेक करोगे ना कि आदमी में इतने आए हैं और तुम इतने आए हैं। पहले तो टोटल जो जनसंख्या उनमें से व्यक्ति को चुनोगे, टोटल में दोनों के नंबर इक्वल हैं, तो मेल की प्रोबेबिलिटी E1 मान ली और फीमेल की मैंने E2 मान ली, 1/2। अब यदि वो मेल को चुना गया है तो उसके जो ग्रे हेयर यानी सफ़ेद बालों की जो प्रोबेबिलिटी है वो है इतनी, और इसे यदि चुना गया है तो ये आ जाएगी 0.25/100। मेल की बतानी है तो आ जाएगा Pe1/E। फॉर्मूला आपके आगे लिखा हुआ है। बात समझ आ गई। तो बच्चों अब आपका काम क्या है कि क्वेश्चन नंबर 11 आप कर सकते हो, आसानी से आपका काम रहेगा। और बच्चों होमवर्क में ये दे रहा हूँ कि जो क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 है वो आप क्या करोगे, वो आज आप घर पे करके देखोगे, कंडीशन बनाओगे बच्चों। और एक बात याद रखना, जब तक खुद कंडीशन नहीं बनाओगे कोई ना कोई डाउट रहेगा। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जहाँ पे आपकी प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाएगी। कंडीशन बनाओ, चेक करो, जो बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग चलो। यदि बच्चों बन जाती है बहुत अच्छी बात है, नहीं बनती है तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसकी कंडीशन बता दूंगा और आगे की जो चर्चा है उनके ऊपर, जो टॉपिक है आपके जो 16.4 है उसके ऊपर आएंगे। ठीक है बच्चों, बात समझ आ रही है। तो अब आपका काम यही है कि इसके जो क्वेश्चन है उनकी कंडीशन बनाइए। हाँ, जो 12, 13, 14 की 11 क्वेश्चन है उसमें सिंपल है,
12, 13, 14 में आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा माइंड लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस पर ट्राई कीजिए, कोई डाउट आता है बच्चों पूछिए, वरना नेक्स्ट लेक्चर में इसको वैसे ही सोल्व करवा दूँगा, ठीक है बच्चों। तो तब तक के लिए टेक केयर।